नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राडॉस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से, जहां पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज को हमारी भारत सरकार की अप्रूवल मिल गई है चाइनीज कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर फॉर्म करने के लिए। और अभी वो चाइनीज कंपनी लॉन्ग शेयर के साथ में एक टाई अप फॉर्म करेंगे। तो सब जानते हैं काफी लंबे समय के बाद भारत सरकार के द्वारा चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अलाउ किया जा रहा है। और ये हमारे लिए जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ नहीं करते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स को हम मीट नहीं कर पाएंगे। ये सब जानने के बाद ही सरकार यहाँ पर अप्रूवल दे रही है। और अब अगर किसी इंडियन कंपनी को चाइनीज कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर फॉर्म करना है तो वो काफ़ी इजीली जॉइंट वेंचर फॉर्म कर सकते हैं। कंडीशन ये रखी गई है कि 74% स्टेक इंडियन कंपनी के पास होना चाहिए, जबकि 26% स्टेक वो चाइनीज कंपनी अपने पास रख सकती है। सेम काम यहाँ पर इन दोनों कंपनीज के द्वारा भी किया जाएगा। लॉन्ग चेयर एक ओडीएम है शाओमी, वीवो, ओप्पो और सैमसंग जैसी कंपनीज के लिए। और उनके साथ मिलकर भी डिसेंट टेक्नोलॉजीज, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, टीडब्ल्यूएस, स्मार्ट वॉचेस, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ केयर डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करेगी। अब ये दोस्त अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जिन्होंने रिवाइज टीपीआर अप्रूव कर दी है साउथ कोस्ट रेलवे जोन के लिए। और ऐसा बताया गया है कि विशाखापट्टनम को यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स बनाया जाएगा। तो इस नए रेलवे जोन को क्रिएट करना हमारे रेलवेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बाइफर्केशन के दौरान ये कहा गया था कि इस रेल जोन का क्रिएशन किया जाएगा। अब ऑलमोस्ट एक दशक लग गया है इसको बनाने के लिए। वॉल्टियर रेलवे डिवीजन को यहाँ पर दो भाग में बांट दिया गया है, जिसमें एक पार्ट न्यू जोन के अंडर में आएगा, जबकि एक हिस्सा ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के पास में ही रहेगा। पहले डीपीआर में दो और रेल सेक्शंस को यहाँ पर इंक्लूड करने की बात की गई थी। रेलवे एसेट्स और स्टाफ क्वार्टर्स को लेकर भी कुछ अलग अलग यहाँ पर सजेशंस दिए गए थे, लेकिन अब रेलवेज के द्वारा वो सब चीज़ें रिजेक्ट कर दी गई हैं। और इसकी जो रिवाइज डीपीआर है वहाँ पर इसका पूरा जो रेल ज्यूरिसडिक्शन होगा, इसके अलावा स्टाफ क्वार्टर्स, स्टाफ पोस्ट और रेलवे एसेट्स को लेकर भी यहाँ पर सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया गया है। अगली दूसरी अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम और टेक्सटाइल्स एक नया टेक्सटाइल पार्क तैयार करने जा रहा है उडुपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसको लेकर बिड्स इन्वाइट कर दी गई हैं। दूसरे टेक्सटाइल पार्क एक छोटे स्केल का टेक्सटाइल पार्क होगा, जो कि करकला टाउन में बनकर तैयार होगा। 15 एकड़ के एरिया में फैला होगा। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे कि डाइंग, प्रिंटिंग और गारमेंट प्रोडक्शन का काम भी यहाँ पर किया जाएगा। और उसका ओवरऑल एक हब होगा। 27 करोड़ रुपीज यहाँ पर खर्च किए जाएंगे बेसिक फैसिलिटीज क्रिएट करने के लिए। और मोस्ट अगले एक साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट रेडी होगा। अगली दो अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर यूपी कैबिनेट के द्वारा एक और लिंक एक्सप्रेसवे को अप्रूवल दे दी गई है। और इस बार वो चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों बेसिकली इस प्रोजेक्ट का नाम चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे रखा गया है। 4 लेन का एक ग्रीनफील्ड हाईवे होगा, जिसकी लेंथ अराउंड 15 किलोमीटर की होगी। भरतकूप, जहां से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है, वहीं से स्टार्ट होकर यूपी एमपी बॉर्डर के पास अहमदगंज में जाकर ये टर्मिनेट होगा। इसके चलते होगा ये कि सतना चित्रकूट प्रयागराज नेशनल हाईवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, जिसके लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के ऊपर कम्यूटर्स का नंबर बढ़ पाएगा, जो भी इतना ज़्यादा नहीं है। 940 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च की जाएंगी। और क्योंकि अप्रूवल मिल गई है तो यूपीएडा के द्वारा इसको लेकर जल्द लैंड एक्विजिशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है, जहाँ पर दोस्तों केरला सरकार दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करने वाली है उनके ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के लिए। और इस बार वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाए। दोस्तों एक ग्लोबल सिटी कोची बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है, जहां पर टोटल 2 नोड्स बनाने की बात की गई थी केरला के अंदर। एक पलक्कड़ इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो अप्रूव भी हो चुका है और काम भी अच्छा खासा चल रहा है, जबकि दूसरा ये ग्लोबल सिटी जिसको केरला सरकार गिफ्ट सिटी के लाइंस पर तैयार करना चाहती थी, पर बाद में उन्होंने इसको एक रेजिडेंशियल और रियल एस्टेट वेंचर में कन्वर्ट कर दिया था। और क्योंकि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में मेनली इंडस्ट्री के ऊपर फोकस होता है, तो इसी कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था। और फिर बाद में केरला सरकार ने फैसला किया कि वो खुद ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। पर अब जब उन्होंने काम यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है तो उनको फंडिंग इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। इसी कारण से वो दोबारा से अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में गए हैं और इस बार वो यहाँ पर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज क्रिएट करने के लिए भी तैयार हैं। देखते हैं अप्रूवल मिलती है या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों विशाखापट्टनम मेट्रो के पहले फेज को लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। और इसके लिए आंध्र प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा टेंडर फ्लोट किए गए हैं। दोस्तों ये मोस्ट प्रोबेबली आंध्र प्रदेश की पहली मेट्रो रेल होगी, जहाँ पर टोटल 3 कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। 76.9 किलोमीटर की इनकी टोटल लेंथ होगी। और अभी पहले फेज में तीनों कॉरिडोर्स के ऊपर काम किया जाएगा। स्टील प्लांट से कोमडी जंक्शन तक 34.4 किलोमीटर, गुरुद्वारा से ओल्ड पोस्ट ऑफिस तक 5.08 किलोमीटर, जबकि 30 चितलापालेम से चिन्ना वर्ल्ड तक 6.75 किलोमीटर। इन 3 कॉरिडोर्स के ऊपर काम किया जाएगा। कुल मिलाकर 46.23 किलोमीटर के मेट्रो कॉरिडोर यहाँ पर तैयार किए जाएंगे 42 मेट्रो स्टेशन के साथ। एक 20 किलोमीटर का डबल डेकर सेक्शन भी इसके अंतर्गत तैयार होगा। कुल मिलाकर 6,250 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च की जाएंगी और होपफुली जल्द यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी लॉन्च होगा। अगली दोस्त अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि स्टेट की पहली एमआरओ फैसिलिटी भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर सेटअप की जाएगी।
और इसको लेकर भुवनेश्वर एयरपोर्ट के न्यू हैंगर को यूटिलाइज किया जाएगा। दोस्तों फिलहाल भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर जितनी भी एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं उनको एमआरओ के लिए दूसरी एयरपोर्ट्स पर डिपेंड करना पड़ता है, जिससे उनकी एडिशनल कॉस्ट भी बढ़ती है, साथ साथ उनको डिलेज भी फेस करने पड़ते हैं। लेकिन आगे से ये चीज़ यहाँ पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये एक बड़े स्केल की एमआरओ फैसिलिटी होगी। एयरबस 321 टाइप की एयरक्राफ्ट को भी हैंडल कर पाएगी। और क्योंकि अप्रूवल वगैरह का सभी काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, तो जल्द यहाँ पर काम भी स्टार्ट होगा। अगली दोस्तों फिर से अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों प्रयागराज के अंदर राम सेतु नाम के फुट ब्रिज को लेकर प्रिपरेशन तेज हो गई है। और अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सेतु निगम के द्वारा इसका सर्वे कंप्लीट करके डीपीआर प्रिपरेशन के लिए पहला स्टेप चल दिया गया है। दोस्तों ये बेसिकली एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज होगा यमुना रिवर के ऊपर, जो यमुना बेंगलुरु से शिवालय पार्क के बीच बनेगा। कई सारे रिलीजियस और हिस्टोरिकल साइट्स यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगी प्रयागराज की। लेंथ के बारे में क्लियरली नहीं बताया गया है कितना ये लंबा होगा, लेकिन इसकी विड्थ 5 मीटर के आसपास होने वाली है। 400 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर खर्च जाएंगे, यानी कि एक अच्छा खासा पेडिस्ट्रियन ब्रिज होगा। अगर यहाँ पर टाइमली अप्रूवल्स मिल जाती हैं तो नवंबर से दिसंबर के आसपास इसको लेकर फाउंडेशन रख दिया जाएगा और अगले 4 सालों के अंदर अंदर ये ब्रिज तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलुरु मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों कर्नाटक सरकार के द्वारा बीएमआरसीएल की लैंड रिक्वायरमेंट को अभी कम कर दिया गया है और अब बीएमआरसीएल को 45 एकर्स की जगह 9 एकर्स ऑफ लैंड दी जाएगी। दोस्तों बेसिकली इसका थोड़ा सा मैं आपको पैराग्राफ समझाऊं तो बीएमआरसीएल नॉर्थ बेंगलुरु के हेब्बल के अंदर एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब को सेटअप करना चाहता था, जिसके लिए उनको 45 एकर्स ऑफ लैंड चाहिए थी। पर क्योंकि हेब्बल से ही बेंगलुरु की अंडरग्राउंड टनल रोड भी पास होने वाली थी, तो यहाँ पर काफी डिस्प्यूट देखने को मिल रहा था कि बीएमआरसीएल को इतनी लैंड ना दी जाए, क्योंकि फिर टनल रोड नहीं बन पाएगी। और इसी कारण से अब बीएमआरसीएल की लैंड रिक्वायरमेंट को यहाँ पर कम कर दिया गया है। 45 एकर्स की जगह अब इनको 9 एकर्स ऑफ लैंड ही दी जाएगी। अब देखना ये है कि कैसे यहाँ पर वो अपने एग्जिस्टिंग काम को कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जिन्होंने एक नई रेल लाइन को लेकर फाइनल लोकेशन सर्वे अप्रूव कर दिया है। और इस बार बताया गया है कि यूपी के तराई रीजन को रेस्ट ऑफ रेल नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों रेल लाइन ओवरऑल 120 किलोमीटर लंबी होगी। इसको लखीमपुर खेड़ी के बेराखेड़ी से बहराइच के अरबोजा तक बनाया जाएगा। 3.5 करोड़ रुपये यहाँ पर अप्रूव किए गए हैं, जहाँ पर फाइनल लोकेशन के साथ डीपीआर को लेकर भी इनिशियल काम किए जाएंगे। दुधवा नेशनल पार्क को रेल लाइन बाईपास करेगी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि मैलानी से बीराखेड़ी के बीच 16 किलोमीटर की, जबकि नानपाड़ा से रायबोजा तक 13 किलोमीटर की रेल सेक्शन को ब्रॉड गेज कन्वर्जन के लिए भी सर्वे करने की अप्रूवल दी गई है और होपफुली जल्द इनके ऊपर हमें काम भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट फिर से रेलवेज की तरफ से ही है, जहाँ पर दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तैयार कर ली गई है और अभी उन्होंने उनके फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर इसका पहला ट्रायल रन कंडक्ट किया है। दोस्तों इस हाइड्रोजन ट्रेन को ऑलमोस्ट पिछले 1.5-2 सालों से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा तैयार किया जा रहा है और फाइनली अब जाकर ये तैयार हो गई है। 1200 हॉर्स पावर की हाइड्रोजन ट्रेन होगी, जो ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल होगी पूरी दुनिया के अंदर। हालांकि पूरी ट्रेन में टोटल 8 के आसपास कोचेस होंगे, लेकिन फिलहाल जो ड्राइविंग पावर कार है वो यहाँ पर तैयार हो गई है और उसकी टेस्टिंग यहाँ पर की गई है, जो इस ट्रेन के लिए एक टाइप से इंजन का काम करेगी। वैसे तो अभी इसकी मोस्टली पेंटिंग का काम किया जाएगा। अभी देखने में भद्दी सी लग रही है और आपको देखने में कैसी लग रही है कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर देना। आखिरी दोस्तों अपडेट भी हमारी रेलवेज की तरफ से ही है, जहाँ पर हमारी रेलवेज के द्वारा बताया गया है कि उनके रेल नेटवर्क का अपग्रेडेशन लगातार जारी है और अब देश के अंदर ओवरऑल 78% रेल नेटवर्क ऐसा बन चुका है जो कि 110 kmph की स्पीड को सपोर्ट करता है। दोस्तों हमारी ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने के लिए रेलवेज के द्वारा मिशन रफ्तार के ऊपर काम किया जा रहा है, जहां पर लगातार देश के अलग अलग एरियाज में रेल ट्रैक्स को अपग्रेड किया जा रहा है और उसी के अंतर्गत अब 78% ट्रैक्स अपग्रेड हो चुका है 110 kmph की स्पीड के लिए। इसके अलावा रेलवेज के द्वारा ये भी बताया गया है कि 2014 में जहां पर 6.3% रेल ट्रैक ऐसा था जो कि 130 kmph की स्पीड को सपोर्ट करता था, अब वो नंबर बढ़कर 21.8% पर पहुंच चुका है। इसके साथ साथ वो रेलवे ट्रैक्स जो कि 110 kmph की कम स्पीड को सपोर्ट करते हैं, उनका नंबर 60% से गिरकर अब जस्ट 21% पर आ गया है और जिस हिसाब से यहाँ पर काम किया जा रहा है, होपफुली ये नंबर जल्द आपको 0% पर जाता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।